Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is the making of national movement between 1870s to 1947. Class 8 history का chapter है. But before we start this topic, let's take a rewind of class 8th history. We have studied about how the Britishers came to India and became the master of India. And they imposed the new laws and policies over Indian people. For example, forest law and tax, they imposed the heavy taxes. That's why they changed the lives of peasant and tribal people. And after that, they challenged the caste system and revolt of 1857. We already discussed. एंड द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, इसमें हमने डिस्कस किया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इट मीन्स एवरी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स. जितना भी सेक्ट था, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे ज़मींदार हो, राजा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एवरीबडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. हर सेक्ट डिससेटिस्फाइड था. तो उसको चेंज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? द नेशनल मूवमेंट, कि एक नेशनल मूवमेंट हो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और नेशनल मूवमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. लेकिन नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस, शेयरिंग द सेम टेरिटरी, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आ सकती थी? क्योंकि उस समय तो कोई नेशन ही नहीं था, क्योंकि इंडिया तो बाद में बना है और उससे पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई इंडिया था ही नहीं. तो वो फीलिंग कैसे डेवलप की जाए लोगों में? तो जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ दिस कंट्री? ये कंट्री क्या है, क्या, एंड फॉर हुम इट इज़ मेंट, और किसके लिए बनी है? जब वो पढ़ लिख गए, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे इम्पोज कर दी, तो हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने पढ़ लिख के, उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ दिस कंट्री एंड फॉर हुम इट इज़ मेंट. और इसका जो आंसर था, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया जो है वो इंडिया के लोगों के लिए है. मीन्स पॉलिटिकली हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की ये टेरिटरी है, लेकिन ये जो लोग हैं ये सब इंडिया के हैं. ऑल द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर. मीन्स एक यूनिटी लेके आए कि ये जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, इंडिया उनकी है. और उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप धीरे धीरे होने लग गई. और उसको नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हमारे जो लर्नेड या एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी. ठीक है, अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड बाय द एजुकेटेड इंडियंस. पूना सार्वजनिक सभा. पूना सार्वजनिक, जैसा कि इसके नाम से ही है, सार्वजनिक, सभी जनता के लिए, सब के लिए. मीन्स एक यूनिटी को लेके चल रहे हैं. पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे में, एंड द मेड्रास महाजन सभा. मतलब देश के कोने कोने में ये एसोसिएशंस फॉर्म होने लगी जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. क्लियर? एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. They worked with the idea that the people should be sovereign. Sovereign, नया वर्ड आया है. Sovereign का क्या मतलब होता है? Sovereign means the people are free to make their own laws without the others control. किसी foreign country के control में नहीं रह के, means internally और externally the country is free टू मेक देयर ओन लॉज. तो इनका ये मानना था कि हमें अपने लॉज बनाने के लिए फ्री होना चाहिए, फ्री करना चाहिए. ये इसके लिए ये एसोसिएशंस वर्क करती थी. इंडियन शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स. मीन्स अपने अफेयर्स के लिए हमें अपने डिसीजंस के लिए फ्री होना चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए. अच्छा, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था आफ्टर मैथ में, कि उसके बाद
जो हमारे इंडिया का कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ना होके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में हो गया था। इट मीन्स अभी भी हम फ्री नहीं थे, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थे। और यहाँ पे ये अवेयरनेस बताई जा रही थी, लोगों को क्रिएट की जा रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि हमें सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए। क्लियर? द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870s एंड 1880s। मतलब ये नहीं कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन था वो एकाएक पैदा हो गया, वो तो काफ़ी लंबे समय से सिमरिंग कर रहा था, लेकिन इस पीरियड में इंटेंसिफाइड हो गया इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड लेटेंस। लॉर्ड लेटेंस के टाइम में ये क्या इंटेंसिफाइड हो गया बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज एडॉप्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। एक पॉलिसी थी द आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था? द गवर्नमेंट डिनाइड इंडियंस द राइट टू पोसेस वेपन्स। उन्होंने कहा कि इंडियंस हैं वो अपने पास वेपन्स नहीं रख सकते, क्योंकि उनको डर बैठा हुआ था 1857 रिवोल्ट का। उन्होंने कहा अगर इनके पास वेपन्स होंगे तो ये दोबारा रिवोल्ट कर सकते हैं, तो एक एक्ट पास कर दिया द आर्म्स एक्ट 1878 में कि वो इंडियंस अपने पास कोई भी वेपन नहीं रख सकते। एंड ऑन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड। इस एक्ट से क्या होता था? दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस। अगर कोई प्रेस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ छापती है या उसको क्रिटिसाइज करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि उसके प्रेस के एसेट्स और प्रेस भी वो सीज कर दे। और उस समय जो बाल गंगाधर तिलक थे, एक केसरी न्यूज़पेपर निकाल रहे थे, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा कि ये सब गलत है। और ये किस लिए एक्ट पास किया गया, वर्नाकुलर एक्ट? ये कर्टेल द पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन थी उसको कट करने के लिए यहाँ पे ये एक्ट निकाला गया, द वर्नाकुलर एक्ट। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि ये अगर प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू आम जनता में पहुँचेगा तो आम जनता को, ये तो पढ़े लिखे लोगों को पता था कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थ्रू दिस मीडिया आम जनता को भी पता चल जाएगा तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस वजह से ये एक्ट पास किया गया। इन 1883 द इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। और एक जो तीसरा पॉलिसी थी द इंट्रोडक्शन ऑफ इल्बर्ट बिल, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। एंड दिस बिल वॉज प्रपोज बाय सीपी इल्बर्ट। इसको प्रपोज किया था सीपी इल्बर्ट ने, जो लॉ मेकर थे वॉइसराइज चैम्बर में, ये लॉ बनाया करते थे, इन्होंने प्रपोज किया और इसको इंट्रोड्यूस किया वॉइसराय लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन के टेन्योर में ये इल्बर्ट बिल इम्प्लीमेंट हो गया। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था? द बिल परमिटेड द इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। इस बिल के अकॉर्डिंग इंडियन जजेस को ये राइट मिल गया था कि अगर कोई भी यूरोपियन या ब्रिटिशर्स गलत काम करता है तो उसको वो ट्रायल पे ले सकते हैं। मीन्स उनके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट में उनको खड़ा कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन ये अब उन्होंने बाद में कहा कि इंडियन जजेस उनको ट्रायल पे ले सकते हैं। ठीक है। द यूरोपियन स्ट्रांगली अपोज द बिल। लेकिन जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस बिल का अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि उनको लगता था ये तो हमारे सबऑर्डिनेट है और अगर यही हम पे चार्ज लगा के हमको सज़ा सुनाएंगे तो ये बदला लेंगे और हमें पता नहीं क्या क्या सज़ा सुना देंगे और हम इनसे सज़ा क्यों ले, वी आर सुपीरियर। तो इसलिए उन्होंने इसको अपोज किया। एंड दिस शोइंग द रेशियल एरोगेंस। इसकी वजह से ये शो करता था कि रेशियल एरोगेंस कि जो वाइट पीपल हैं दे वर सुपीरियर और जो इंडियंस हैं वो इन्फीरियर हैं। और उन्होंने द फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स डाला
कि ये जो है आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड इंडियंस वर एनरेज, और इंडियंस बहुत गुस्सा हो गए, उनको लगा ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने अपोज किया था उनका ये कहना था जो इंडियन जजेस की बेंच है उसमें 50% ब्रिटिशर्स जज भी होने चाहिए, तब वो ट्रायल कंप्लीट होगा। उन्होंने इसकी मांग की थी, ठीक है। तो ये सब बिल की वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत गुस्सा हुए, एंड द इंडियंस नाउ फेल्ट द अर्जेंट नीड ऑफ एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट देम। अब उनको ये लगने लगा कि अब हमें एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो हमको रिप्रेजेंट करें ब्रिटिश असेंबली के अंदर। जो ब्रिटिश असेंबली इंडिया में है वहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करें, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस तरह यहाँ पे हमारे सामने ऑर्गेनाइज की गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और बेटा ये जो एक यहाँ पे है द वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट में एक चीज़ और है, जो प्रेस क्रिटिसाइज करती थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखती थी उसको देशद्रोह का दर्जा दे दिया जाता था कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? इस वाले पार्ट में तो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कैसे दो सेक्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी कैसे डेवलप हुई, एंड ये जो हमारे एसोसिएशंस फॉर्म हुई उनका एम क्या था, ये हमने पढ़ा। और ये जो सारी की सारी हमारी जितने भी सेक्ट थे सोसाइटी में, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी हमने वो भी पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ा द आर्म्स एक्ट, द वर्नाकुलर एक्ट एंड द इल्बर्ट बिल। तो इन सब की वजह से इंडियन जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने कहा अब हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।